आपने ट्रैक करा हुआ है सेलिब्रिटीज़ लाइक पारस, शाबनान और सो इनके साथ जब आप इंटरैक्ट करते हैं ना, इनकी एनर्जीज़ डिफरेंट होती है कंपेयर टू कॉमन पीपल। जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके गोल जो होते हैं, उनको एक पता है कि हमने इसी लाइन में आगे जाना है, मीडिया में, सिंगिंग में, उनको अपना गोल सेट होता है और उसके लिए वो दिन-रात जी-तोड़ मेहनत करते हैं। जो कॉमन मैन है या जो कॉमन पर्सन आते हैं, वो थोड़े उलझे हुए होते हैं, उनको डायरेक्शन नहीं पता। As more people turn to spiritual healing, one question remains: is spirituality becoming an industry or fulfilling a deeper need? Tarot card reader and Reiki healer Deepa Bajaj joins the Founders Times to share her perspectives. जो कहते हैं ना टैरो रीडिंग को या फिर रेकी को बहुत स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में लिया जाता था मोनास्टिक रूप में भी, पर अभी भी। पर आज की डेट में अगर हम कॉलेज फेस्ट भी देखें तो ये सब एक इंडस्ट्री बन गया है। क्या आप इसे एक इंडस्ट्री के रूप में देखेंगे या स्टिल यू थिंक कि स्पिरिचुअलिटी से ही कनेक्टेड है लोग? नहीं। Thank you so much, Deepa ji, for sitting with the Hriday podcast. It's an absolute honor hosting you here with us. And सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये बहुत सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठ के ये पॉडकास्ट होस्ट कर रही हूँ। बस मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिस बात की मैं सबसे ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कैसे हुई, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर मी। तो आप शुरुआत से बताइए कि कैसे स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में है? तो सबसे पहले राधे राधे, श्री हरिदास। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू हुई? ये सब ना एक शायद ऊपर से लिखा हुआ आता है। जब लाइफ में खुद ही हम बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं। लाइफ थी, बहुत सारे उथल-पुथल चल रही थी, कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे थे, कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तब लगा कि या तो अब करो या मरो, क्योंकि बहुत मतलब ऐसी स्टेज आ गई थी कि बस अब मुश्किल होगा सर्वाइव करना भी। हाँ, एक राधा रानी का नाम था जो मुझे बचा के रखा हुआ था। फिर मैंने टैरो रीडिंग स्टार्ट किया। टैरो रीडिंग में जब हम क्वेश्चंस निकालते थे, तो वो जो एक्यूरेसी नज़र आ रही थी कि 2 दिन बाद ऐसा नज़र आ रहा है कि हम आज की प्रेडिक्शन निकाल रहे हैं, क्या होगा? वो आंसर मिल रहे थे, धीरे-धीरे वो आंसर मिलने शुरू हुए, प्रैक्टिस करनी शुरू की। तो फिर टैरो रीडिंग करते-करते फिर हमने रेकी स्टार्ट किया। रेकी हीलिंग से वो बैलेंस बनना शुरू हुआ, वो इनर गाइडेंस मिलनी शुरू हुई, वो पीस मिलना शुरू हुआ। तब लगा कि हाँ, शायद मुझे जो एक पाथ था वो मिल गया, मेरी जो डायरेक्शन थी, मुझे इसी डायरेक्शन पे जाना था, शायद मैं इसी के लिए बनी हुई थी। फिर धीरे-धीरे कुछ लोगों की हीलिंग करनी स्टार्ट की, फैमिली में सबकी हीलिंग स्टार्ट की और सबसे पहले तो मैंने अपने ऊपर हील किया मैंने खुद को। तो बस तभी से ये जर्नी मेरी चल रही है और मैं आपके सामने हूँ। तो जैसा अभी आपने बताया और इतना डिटेल में भी अपनी स्पिरिचुअलिटी जर्नी बताया है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि टैरो रीडिंग के बारे में बताया। तो बहुत ज़्यादा एक तो मार्केट में मिथ है कि टैरो रीडिंग इज़ विचक्राफ्ट। तो कैसे कोई डिफरेंशिएट करे कि टैरो रीडिंग एग्ज़ैक्टली होता क्या है एंड क्या ये विचक्राफ्ट है? नहीं, नहीं, इसको विचक्राफ्ट या ब्लैक मैजिक नहीं मानेंगे। टैरो रीडिंग बेसिकली एक गाइडेंस है, हुँ, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का माध्यम है, जिसके टैरो रीडिंग के थ्रू हम क्या करते हैं कि सामने वाले के इमोशंस, थॉट प्रोसेस, उसके उसके अंदर क्या चल रहा है, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसके माइंड में क्या चल रहा है या उसके कौन-कौन से चक्रास ब्लॉक हैं, जिसकी वजह से लाइफ में वो स्टक हो गया है। वो सब हम टैरो रीडिंग के थ्रू प्रिडिक्ट करके वो पहले तो आइडेंटिफ़ाई करते हैं और उसके बाद उसको सॉल्यूशन देते हैं। तो ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये कोई ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक नहीं है, ये बिल्कुल प्योर गाइडेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन है। और आजकल इतने सारे क्रिएटर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन टैरो पुल करते हैं। तो क्या वो सेफ है फर्स्ट थिंग फॉर एवरीबॉडी जो उसे रिसीव कर रहा है उसके लिए भी एंड जो उसे पुल कर रहा है उसके लिए भी? देखिए जो लोग बहुत प्रो हैं या बहुत प्रोफ़ेशनल बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो केवल येस और नो के कार्ड निकलते हैं, वो आप कर सकते हैं अगर प्रॉपर नॉलेज है या वो एनर्जी कनेक्ट कर पा रहे हैं तो। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि आजकल यूथ बच्चे जो हैं वो क्रैश कोर्सेज़ करके उन्होंने टैरो रीडिंग शुरू कर दिया, जो शॉर्ट टर्म मनी में कि क्विक फास्ट मनी है उनको अर्न हो रहा है या जो कहीं वो लगा लेते हैं, स्टॉल लगा लेते हैं, तुरंत ही आंसर देते हैं। तो ये बहुत गलत मैं बोलूँगी कि ये गलत बात है क्योंकि
एक तो इससे एनर्जी जो है वो बैकफायर करती है। दूसरा आप उनसे एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हो, कुछ ना कुछ तो आप लोगे उनसे, तो उसका कर्मा बनता है, जो बिल्कुल गलत है, कहीं न कहीं आपको वो आगे जाके पे करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, कोई ट्रस्ट करके आपके पास आ रहा है, आपसे अपनी लाइफ़ का कोई अहम क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं वो, तो आपने उनको रैंडमली कुछ भी जवाब दे दिया, येस और नो में दे दिया या केवल इशारे कर दिए, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इससे उसको भी हार्म होगा क्योंकि वो आपसे पूछ के जाएगा, उस आपके उस आंसर से अपने लाइफ के डिसीजन लेगा और उसकी लाइफ का अगर कोई डिसीजन खराब हो गया तो वो कर्मास आपके ऊपर आएंगे। तो जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो, आपकी उससे एनर्जी कनेक्ट ना हो, कभी भी इस तरीके से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कि जब कहते हैं ना टैरो रीडिंग को या फिर रेकी को भी बहुत स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में लिया जाता था बिल्कुल। मोरालिक रूप में भी पर अभी भी पर आज की डेट में अगर हम कॉलेज फेस्ट भी देखें तो ये सब एक इंडस्ट्री बन गया है। क्या आप इसे एक इंडस्ट्री के रूप में देखेंगे या स्टिल यू थिंक कि स्पिरिचुअलिटी से ही कनेक्टेड है तो देखो, होता क्या है, आजकल जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो कोई, हम अगर रेमेडी बताना चाहें प्लैनेट की, वो नहीं करना चाहते, मंदिर नहीं जाना चाहते। उनको क्या शॉर्ट टर्म मिल गया है कि उनको अपने क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं टैरो से। उन्होंने कुछ रेमेडीज़ बता दी, कुछ नंबर्स बता दिया, आप ये ग्रीन कलर का स्टोन पहन लो, आप ये पहन लो, आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन लो, या नंबर ये अपनी उसमें ऐड कर लो, फ़ोन नंबर ये ऐड कर लो। तो इससे होता क्या है, वो भ्रम करने वाली, केवल जो मतलब मिसगाइड करने वाली चीज़ें हैं, इसको बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरह या बहुत जर्नल तरीके से लेना चाहिए, जिससे जो इसकी जो डेप्थ है वो बनी रहे। जैसे टैरो रीडिंग अब आपने किसी को बोल दिया, इंडस्ट्री की तरह लोग ले रहे हैं कि उन्होंने अपना ठीक है कि किसी से पैसे लिए और उन्होंने रीडिंग कर दी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत, अगर चाइनीज की उससे देखें तो ये होली कार्ड्स हैं, जैसे हमारी गीता है, हमारी रामायण, हमारी होली बुक्स है, इसी तरीके से चाइनीज कार्ड भी वो होली कार्ड्स हैं। तो इसको बहुत स्पिरिचुअलिटी के साथ लेना चाहिए, मिसगाइड नहीं करना चाहिए। और ये इंडस्ट्रियल जो इसको बना रहे हैं या जो बच्चे इसको नए-नए सीख के इसको यूज़ कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। आपकी मास्टरी रेकी में भी है। आप देखिए जो एक एनर्जी टॉक बोला जाता है, हुँ। ऑफ़न उसे एनर्जी टॉक से कन्फ्यूज़ किया जाता है कि रेकी इज़ एनर्जी टॉक तो आप उसे सिर्फ़ हर कोई कर सकते हैं, एनर्जी से ही तो बात करनी है। तो उसका क्या रिperकशंस होते हैं अगर आप एक प्रोफ़ेशनल ना हो? नहीं, देखो रेकी क्या है, वो प्योर वाइब्रेशंस हैं, जो हम यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। वो कोई देखने की चीज़ नहीं है, वो तो केवल फ़ील की जा सकती है। जैसे हवा को नहीं देख सकते, कोई खुशबू है उसको नहीं देखा जा सकता। आपके अंदर कितनी प्योरिटी है, आप भगवान से कितने जुड़े हुए हैं, या आपकी इंट्यूशन पावर कितनी स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लगता है रेकी उन्हीं लोगों के साथ अच्छे से फ्लो करती है जिनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है। तो बहुत सारे मैंने ऐसे रेकी हीलर देखे हैं, जो, मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसे, लेकिन जो रेकी मास्टर हैं, जिन्होंने थर्ड सिंबल भी कर रखा है, जो मास्टर सिंबल जिन्होंने ले रखा है, और वो मेरे क्लाइंट हैं। जो आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीखा है, बट उन्हें फ्लो नहीं होता एनर्जी उनके हाथों में। तो मैं उसके लिए यही बोलूँगी कि जितना आप भगवान से जुड़ेंगे, जितना अपने अंदर प्योरिटी रखेंगे, आपको रेखी उतनी ही फ़ील होगी। जब मैं अगर कभी बिज़ी होती हूँ या मैं टाइम पर अपनी हीलिंग नहीं करती, जो मेरे क्लाइंट्स का डेली रूटीन में करने वाली है, मेरे हैंड्स जो है वो हैवी हो जाते हैं, क्योंकि वो रेकी फ्लो करने लग जाती है एक टाइम पर। तो मुझे उसे मतलब एक तरीके से रिमूव करना होता है, या वो एक्सचेंज करनी होती है। वो या मैं अपनी फैमिली पर्सन पे करूँ, मैं अपने बच्चे के ऊपर करूँ, या जो मेरे क्लाइंट्स हैं उस पर एक्सचेंज करूँ, नहीं तो वो मेरे ऊपर ही हैवीनेस लग जाती है, इतना ज़्यादा रेकी का प्रेशर बनता है। एंड तो फिर से आपको फिर टाइम से एक्सपीरियंस इस चीज़ का तो आपको पता चलता है कि वो इम्पैक्ट ही रेकी का है। हाँ, वो विज़ुअलाइज़ होती हैं चीज़ें कि पूरे हाथों में झंझनाहट होना, पूरे हैवीनेस आ जाना आर्म्स में, तो वो रेकी का ही फ्लो होता है। फिर मुझे लगता है कि नहीं, अब मुझे करने की ज़रूरत है, जो रेकी मेरे क्लाइंट्स हैं या जो मेरे डेली उसमें हो रहे हैं, कि मैं उनकी रेकी पहले करूँ। बहुत कई बार मैंने ऐसे देखा है कि जो लोग करवा चुके हैं हीलिंग,
1 वीक पहले हो गई, अचानक से उन जब मैं हीलिंग करने बैठती हूँ, तो उनके फेस विजुअलाइज़ होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स मुझे विजुअलाइज़ होती हैं। तो मैं दोबारा से उनकी करती हूँ कि शायद उसको नीड है दोबारा से। तो वो भी ऑटोमेटिकली अपने आप आता जाता है कि हाँ, उसकी करने की ज़रूरत है। तो अगर किसी को ये नहीं पता लाइक आजकल हमारी ऑडियंस बहुत जेन ज़ी है, तो उन्हें अगर नहीं पता रेखी क्या होती है, तो अगर अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बताना चाहें, तो आप कैसे एक्सप्लेन करें? देखिए, ये एक ऊर्जा है या एनर्जी इसको बोलेंगे, जो कुछ सिंबल्स के थ्रू हमारे कुछ पर्सनल सिंबल होते हैं, उनके थ्रू हम यूनिवर्स से कनेक्ट करके सामने वाले जो व्यक्ति की हीलिंग करते हैं, उसके जो थर्ड आई है, थर्ड आई चक्रास पे हम ट्रांसफ़र करते हैं। जिससे सबसे पहले उसका माइंड रिलैक्स होता है, उसके इमोशंस बैलेंस होते हैं। ये डिपेंड करती है कि आप हीलिंग किस लिए करा रहे हैं। तो ये कोई देखने वाली चीज़ नहीं है कि मैं बता सकूँ, ये केवल फ़ील करने की चीज़ें हैं, जैसे एक हवा है, एक खुशबू है, आप फ़ील कर सकते हैं, तो ऐसे ही एक रेकी है, ऊर्जा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिसकी हीलिंग होती है, मतलब विदिन इन सेकंड और मिनट्स उसको फ़ील होता है कि मेरे अंदर कुछ चेंज आए हैं। पॉज़िटिव चेंजेस कई बार मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो मुझे बोलते हैं कि आपने कुछ किया, मुझे बड़ा लाइट फ़ील हो रही है, या आपने ऐसा कुछ किया, मुझे रात को नींद बहुत अच्छी आई। जब रात को हम करते हैं, या कई किसी को पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, ओह! तो मतलब इन सब के इम्पैक्ट्स आप बताइए लाइक हर किसी पे क्या-क्या अलग-अलग हाँ, इसके भी असर होता है? जी, इसके इम्पैक्ट्स जो सबसे पहले हमारे माइंड पे पड़ते हैं। अच्छा। थर्ड आई पे जैसे हम सिंबल डालते हैं, तो सबसे पहले उसका माइंड रिलैक्स होता है। मेरे पास जो ज़्यादातर क्लाइंट्स आते हैं, वो नेगेटिविटी जिनको बहुत ज़्यादा स्टक हो गई है, डिप्रेशन में है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी चल रही है, या मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप से। तो ऐसे जब लोगों की मैं हीलिंग करती हूँ, तो सबसे पहले वही कहते हैं कि आज हमें थोड़ा शांत हमने फ़ील किया खुद को, तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि वो हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, हमारे इमोशंस को रिलैक्स करता है, बैलेंस करता है। उसके बाद सारे हमारी जो चक्रास हैं, उनको बैलेंस करता है, क्योंकि शायद ये किसी को पता ना हो कि हमारी जो बॉडी है वो चक्रास पे टिकी हुई है। 7 चक्रास हमारी बॉडी में होते हैं। तो जब हमारा हार्ट चक्र है, हमारा रूट चक्र है, हमारा क्राउन चक्र है, वो ब्लॉक हो जाता है, तो हमारी जो नेगेटिविटी है वो स्टक हो जाती है। तो जब हम रेकी करते हैं, हीलिंग के थ्रू वो नेगेटिविटी रिमूव करते हैं, तो वो अपने आप को लाइट फ़ील करता है। तो माइंड पर, फिर हमारे इमोशंस पर और हमारी बॉडी पर, ऐसे ये धीरे-धीरे इम्पैक्ट बनाती है। दैट इज़ वेरी इंट्रोस्पेक्टिव लाइक अगर किसी को भी इस चीज़ के बारे में आज की जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी। मेरे पास जो बच्चे हैं, मतलब मैं 80% तो रिलेशनशिप वाले ही हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, कि ठीक है वो इस दौर से निकल रहे हैं, कुछ संभल गए हैं, और कुछ हैं जिनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है। तो हाँ, मैं ये बोलूँगी कि आजकल के टाइम में जितनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि रेकी से उनको फ़ायदा हो रहा है। एंड उनकी प्रॉब्लम्स अगर आप देखें तो आपको सबसे कॉमन इश्यूज़ क्या आते हैं? अगर कोई आता है आपके पास कोई जेन ज़ी आता है कि आज क्या हुआ? सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स आपको क्या सॉल्व करनी मिलती है? एंड क्या उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती है आपस में? हाँ, उनकी एनर्जी एक्चुअली हाई है, करना बहुत कुछ चाहते हैं वो, लेकिन उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिल रही। तो क्योंकि इसीलिए यंग है। यंग हैं, उन्हें कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिल रही, सपोर्ट नहीं मिल रहा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही है, या घर में पेरेंट्स ऐसे हैं, उन्हें वो बिज़नेस के लिए सही गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो एक तो वो स्टक होते हैं। करियर से रिलेटेड भी बच्चे बहुत आते हैं, जो यूथ हैं वो आते हैं कि भई हमें क्या करना चाहिए? हमें कौन-सा करियर देखना चाहिए? तो फिर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चार्ट बना के फिर हम उन्हें बताते हैं कि आप इस डायरेक्शन में जाइए तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। इंडिया जैसे खुद में ही बहुत ज़्यादा कर्मा और हिंदुइज़्म पे एक रूटेड कल्चर है, राइट? तो इंडिया बीइंग दैट कंट्री आप कैसे देखते हैं कि टैरो हिंदुइज़्म से नहीं आया है? हुँ। तो वो कैसे अलाइन करता है जब हिंदूज़ आपके पास आके टैरो पूछने वाले देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो टैरो में भी प्लैनेट होते हैं। सन प्लैनेट है, वो हमारे सूर्य को रिप्रेज़ेंट करता है, मून है, फिर हमारा मैजिशियन कार्ड है, वो भी हमारे प्लैनेट को वो करता है। उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, हमारे जुपिटर को करता है, डेविल कार्ड हमारे राहु को करता है,
और उसके बाद वो फूल कार्ड हमारे केतु को करता है अच्छा। और उसके बाद टावर कार्ड हमारे सैटर्न को करता है और मैजिशियन कार्ड हमारे मार्स को करता है। तो 9 प्लैनेट पूरे हो गए। तो जब हम सामने वाले का पहले एनर्जी लेवल चेक करते हैं कि वो क्या पूछना चाहता है या उसको प्रॉब्लम क्या है, तो उससे ही कनेक्ट करके और आप देखेंगे कि जब आप टैरो रीडिंग करेंगे, जब टैरो कार्ड पुल करेंगे, आपका कहीं न कहीं जो उनका प्लैनेट अफ़ेक्टेड होगा, जिसमें प्रॉब्लम होगी या नेगेटिव होगा उनका प्लैनेट, उसी से रिलेटेड ही कार्ड निकलेगा। तो कहीं न कहीं ये आपस में एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट तो करते हैं या पूरक तो हैं। ऐसा नहीं है कि टैरो बिल्कुल अलग है या हम हिंदुइज़्म को बिल्कुल अलग मानेंगे। हाँ, ये है कि ये चाइनीज़ कार्ड है तो लोग इसको इतना हमारे सनातन लोग जो हैं या हिंदुइज़्म है इतना बिलीव नहीं करते, लेकिन आजकल के यूथ जो हैं वो मानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये जो कार्ड्स हैं ये हमारे जो हिंदू धर्म है उससे भी कहीं न कहीं रिलेट करती हैं। देखो 2 तरीके से होता है, हमारा सनातन धर्म कहता है कर्मास पर कि हमारे जैसे कर्म हैं, आगे हमारा फ्यूचर जो है, भविष्य जो है वैसा ही बनेगा। तो अच्छे कर्म करो जिससे तुम्हारा आगे फ्यूचर अच्छा हो। वो ही सेम टैरो का दिखाता है। टैरो में आपको 100% ये नहीं क्लैरिटी नहीं आएगी या वो फिक्स नहीं होगी उसकी प्रेडिक्शन कि आपके भविष्य में ये होगा ही होगा। टैरो क्या है? आपको गाइडेंस देता है, आपको सॉल्यूशन देता है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी देता है कि आप किस तरीके से आगे बढ़िए जिससे आपकी सफलता के जो रास्ते हैं वो आपको ईज़िली मिलने शुरू हो जाएँ। तो दोनों को ही कंबाइन करके हम पहले क्वेश्चंस देखते हैं, फिर टैरो कार्ड पुल करते हैं, फिर उससे सॉल्यूशन निकालते हैं और ऐसे ही सॉल्यूशन निकालते हैं जो कहीं न कहीं वो जो हमारे हिंदू रेमेडीज़ होते हैं मंदिरों की या कुछ ऐसे दान पुण्य की, वो कर सकें, तो वो दोनों चीज़ आपस में कंबाइन कर देते हैं। तो इससे उनका ट्रस्ट भी बनता है और उनको अपने सनातन धर्म या हिंदुइज़्म से अलग भी नहीं जाना पड़ता। एंड एज़ अ हीलर योरसेल्फ कभी ऐसा लगता है कि किसी की हीलिंग करते हुए खुद लॉस्ट फील होना, कई बार खुद परमात्मा से कनेक्शन ना फील करना, कभी ऐसा हुआ? बहुत होता है, बहुत एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब हम किसी की हमारे पास हीलिंग ज़्यादा आ जाती हैं और ये तब होता है जब हमारे पास कोई ऐसे पर्सन की आ जाए जो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ जिसको हों या हॉस्पिटल में हो या किसी का टाइम ऐसा हो कि बहुत खराब चल रहा है मुझसे उसको कर्माज़ है, उसको ये टाइम अब भुगतना है। बट हीलिंग के थ्रू हम उसको वो कर्माज़ भुगतने नहीं दे रहे, हम उसे रोक रहे हैं। तो उससे क्या होता है वो एनर्जी बैकफ़ायर करती है। मेरे ऊपर भी ऐसा बहुत बार हुआ है एनर्जी बैकफ़ायर किया मैंने जो कुछ लोग हॉस्पिटल में थे या कुछ लोगों की लाइफ़ में जो शनि के प्रभाव चल रहे थे, उनको रोकने की कोशिश की, उनको कुछ रेमेडीज़ की या उनकी हीलिंग की, तो मेरे ऊपर भी इतनी मतलब मुझे भी हेल्थ इश्यूज़ हुए। हर समय रोना, किसी से बात ना करना, बहुत इरिटेशनल बिहेवियर हो गया था। हीलिंग करती थी, फ्लो चला गया था, हीलिंग फ्लो नहीं होती थी और हाँ, बिल्कुल कनेक्शन हट गया था। लेकिन फिर उसको कैसे रिकवर करना है? हमने ही करना है। मेडिटेशन किया, खुद को हील किया जो अंदर ब्लॉकेज हो गई थी, जो चक्रास ब्लॉक हो गए थे, उन्हीं को दोबारा से हमने फिर उसको क्लींस किया। क्लींस करके फिर से उसको हमने हील करके फिर से आगे बढ़ गए। तो ये तो एक नॉर्मल बात है हीलर के लिए कि अगर वो खुद को हील नहीं करेगा, हुँ। तो उसको प्रॉब्लम्स आएँगी ही आएँगी। हाँ। हर एक हीलिंग सेशन के बाद आपको शॉक नहीं, लगता है। एक हीलिंग के बाद तो नहीं, जैसे मॉर्निंग प्रेयर्स हमारी होती है, मेडिटेशन हम करते हैं, तब डेली एक बार हम अपने आप को क्लींस करते हैं। एंड आपने ट्रैक करा हुआ है सेलिब्रिटीज़ लाइक पारस छापैन और सो इनके साथ जब आप इंटरैक्ट करते हैं ना, इनकी एनर्जीज़ डिफरेंट होती है कंपेयर टू कॉमन पीपल। बहुत अलग होती हैं। रियली लाइक अगर किसी कॉमन पर्सन को भी एनर्जीज़ उस लेवल पे हाई कर तो क्या? देखो डिफरेंस कहाँ आता है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके गोल जो होते हैं, उनको एक पता है कि हमने इसी लाइन में आगे जाना है, मीडिया में, सिंगिंग में, उनको अपना गोल सेट होता है और उसके लिए वो दिन-रात जी-तोड़ मेहनत करते हैं। अपनी बॉडी पर कितना काम करना है, हमें जिम जाना है, हमें अपनी हेल्दी डाइट रखनी है, हमें अपने ऊपर वर्क करना है। जो कॉमन मैन है या जो कॉमन पर्सन आते हैं, वो थोड़े उलझे हुए होते हैं। उनको डायरेक्शन नहीं पता, लो कॉन्फिडेंस है, उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें उनके लिए करियर कौन-सा सूट करेगा
या उनको क्या करना चाहिए। तो यही डिफ़रेंस मैंने देखा कि जो एनर्जी होती है, वो बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, आपने देखा होगा कि जिम ज़रूर जाते हैं। उससे उनका मार्स जो है वो एक्टिव रहता है। मार्स क्या करवाता है, हमारे शरीर में जुनून, ऊर्जा या एक एनर्जी वो फ्लो करता है। तो यहाँ के लोग आपने देखा होगा कि लेथार्जिक होके लेटे हुए हैं, कुछ काम नहीं करना, जिम नहीं जाना। इंडिया में तो बहुत कम लोग जिम जाते हैं। ये करना और दूसरा वो लोग मेडिटेशन बहुत करते हैं। हाँ, अब क्योंकि देखो मीडिया लाइन है, बहुत स्ट्रेस होता है, मतलब उनको काम नहीं मिला तो स्ट्रेस हो गया, लोगों ने ट्रोल कर दिया तो स्ट्रेस हो गया। तो उस अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए वो जिम बहुत करते हैं, वो मेडिटेशन बहुत करते हैं, वो पॉज़िटिव रहते हैं। वो जो ट्रोलिंग वाले होते हैं उनको देखते नहीं है कि ठीक है उनको बोलने दो, हमें अपने केवल काम से काम रखना है, तो उसके लिए एफर्ट्स करते रहते हैं। तो मुझे ये ही डिफ़रेंस नज़र आया कि अगर एक कॉमन पर्सन भी अपने मेहनत करता रहे, एफर्ट्स करता रहे, अपने गोल एक सेट कर ले उस तक पहुँचने के लिए। क्लैरिटी एंड फोकस बहुत important क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, अगर वो क्लैरिटी रख के अगर आगे बढ़ता है तो वो भी उन लेवल को रीच कर सकता है जहाँ सेलिब्रिटीज़ होते हैं। एंड कई बार आपने ऐसा देखा है कि कुछ लोग रेकी हीलिंग के लिए आगे प्रोफेशनली आते हैं कि हमें पीस रेकी करनी है एंड कई बार आप ऐसा देखते हैं कि उनको पूरी थेरेपी की ज़रूरत है। लाइक एक होता है ना किसी को किसी की लाइफ में इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए हैं लगातार कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर थेरेपी दे आर कमिंग फॉर रेकी। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं एक मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट की और हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर रहे हैं। तो आप इन दोनों कैसे साथ में हाँ, देखिए अगर जिसको मेडिकल हीलिंग की या मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो रिप्लेस करके केवल रेकी करवाएँ तो उससे उनका फ़ायदा हो जाएगा। रेकी जो है वो पैरेलल चले और उनको साथ में सपोर्टिव हो सकती है, उनको साथ में कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ मिलके जो है, वो उनको 101% रिज़ल्ट देगी क्योंकि मेरे क्लाइंट्स के साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे क्लाइंट थे यूएसए से आए थे, उनको माइग्रेन की बहुत दिक्कत रहती थी, तो उन्होंने बोला कि आप इनकी हीलिंग कीजिए। हीलिंग से मैंने उनको बोला कि हीलिंग कोई ब्लैक मैजिक नहीं है कि मैं हीलिंग करूँगी, इनकी मेडिकल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हाँ, इनको फ़ायदा मिल जाएगा, इनको क्लैरिटी मिल जाएगी, इनको सॉल्यूशन मिल जाएगा कोई ना कोई। मैंने कुछ दिन किया और उनको फिर मैंने एक डॉक्टर का नाम मेरे दिमाग में आया, मैंने उनको लेडी हार्डिंग में वो डॉक्टर बैठते हैं कि आप उनके पास दिखाइए तो शायद कुछ बात बन जाए। इधर से उनकी हीलिंग होती रही, उधर से उनका ट्रीटमेंट वहाँ से चला और कुछ ही टाइम में 2-3 महीने में ही उन वो बिल्कुल क्योर हो गई उनकी वो प्रॉब्लम और वापस यूएसए चले गए। तो ये मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट ना कराते, केवल रेकी कराते तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, नहीं। जहाँ मेडिकल काम स्लो करता है, आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आपको दवाइयाँ नहीं लग रही या कोई डॉक्टर अच्छा नहीं मिल रहा या डायग्नोज़ नहीं हो पा रही कोई प्रॉब्लम, तो हीलिंग से वो सब सॉल्यूशन मिल जाते हैं। आपको मेडिसिन लगनी शुरू हो जाती है, आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डायग्नोज़ हो जाती हैं और थोड़ा-सा रिकवरी जल्दी हो जाती है। तो ये फ़र्क होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर ये कितना अफेक्ट करता है फॉर एग्जाम्पल कोई एथियस्ट हो जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करता एंड अगर वो आपके पास आए कि हीलिंग करानी पर मैं बात नहीं मानता हुँ। हीलिंग करानी हो मैं सुना ही मेरे दोस्त के लिए काम कर गया मेरे किसी और रिश्तेदार के लिए काम कर गया तो क्या वो उस पर भी इम्पैक्ट करेगा? करता है, उसके लिए कुछ अलग से हमें थर्ड सिंबल डाल के करना पड़ता है। बट मैं ये समझती हूँ कि जब तक आपको भगवान पर ट्रस्ट नहीं है, तो ये हीलिंग इतना वर्क नहीं करती। क्योंकि फिर वो लॉजिक निकालते हैं, हम उन्हें लॉजिक समझा नहीं सकती कि वो कहते हैं कि आपने क्या किया? आप बताइए। तो बता तो सकते नहीं, कोई गोली तो है नहीं उन्हें दिखा दें, वो तो एनर्जी है। वो कुछ लोगों में मैंने देखा उन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमें फ़र्क पड़ा था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते। जब तक आपको ट्रस्ट नहीं है, जब तक आपको बिलीफ नहीं है, तब तक आपको रेकी वर्क नहीं करेगी आपके ऊपर। एंड सिंस आप न्यूमरोलॉजी में भी इतनी एक्सपर्टीज भी रखते हैं तो अगर मैं एक एक नंबर बोलूं तो आपको ये बताइए कि सबसे पहली एनर्जी जो आपके माइंड में आई व्हेन आई सी दीज नंबर्स तो नंबर 1 नंबर 1 कॉन्फिडेंस, एनर्जी रिस्क लेने की क्षमता।
ऐसे ही लोग जो होते हैं जो बहुत अच्छे बिज़नेसमैन बनते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारियाँ करते हैं, कि नहीं बस एक उनका गोल सेट है कि हमें ये बढ़ना ही बढ़ना है आगे। तो कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर विश्वास, वो 1 नंबर वाले लोगों में देखा जाता है। नंबर 3। नंबर 3 जुपिटर का। ऐसे लोग बहुत बैलेंस होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं। अब इनकी जो कम्युनिकेशन पावर होती है, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, बहुत अच्छे प्रीचर होंगे। ऐसे लोग ज़्यादातर टीचर्स होते हैं, काउंसलर होते हैं। तो इन लोगों का भी एनर्जी जो होता है बहुत शांत होते हैं ये लोग। हाँ, अपनी बातों से शांत से समझाएँगे। 1 नंबर वालों का थोड़ा हाई लेवल रहता है, लेकिन इनकी जो एनर्जी होती है वो बैलेंस होती है। नंबर 5। नंबर 5 वाले तो काफ़ी वाक्पटु होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? कि उनका कम्युनिकेशन, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। वो बहुत मतलब बातों से बातों में फँसाना, बातों में उलझाना, तो ऐसे जो लोग सेल्समैन अच्छे बन सकते हैं, जिनकी कोई ऐसे जो कौन से होते हैं सेल्समैन वाले या कोई ऐसे जिनकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम हो, वो बहुत अच्छा करते हैं। तो ये कम्युनिकेशंस कहते हैं ना, बातों की खाते हैं ये लोग। नंबर 7। 7 नंबर केतु का थोड़ा स्लो है, बहुत शांत है, गुरु प्लैनेट है, मिस्टीरियस है थोड़ा-सा, समझना मुश्किल है, आइसोलेट रहना पसंद करता है। हाँ, और ऐसे ये लोग जो लेकिन 7 नंबर वाले की ये क्वालिटी है कि अगर आपका फ्रेंड कोई 7 नंबर का है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा आपकी हेल्प करने के लिए। तो सपोर्टर बहुत अच्छे होते हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों को गाइड बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि ये गुरु प्लैनेट है, जब तक गाइड नहीं करेगा, वो कहीं न कहीं आपको बातों-बातों में भी आपको कहीं न कहीं वो गाइड करते रहेंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो बहुत अच्छे गाइड होते हैं, बहुत अच्छे टीचर होते हैं। 9 नंबर। 9 नंबर वाले तो सबसे अलग होते हैं, उनका एनर्जी लेवल ही बहुत हाई होता है। उनकी तो एक्चुअली जब तक उनको कहीं न कहीं काम में लगाए रखो, वरना उनकी जो एनर्जी है ना, वो दूसरे कामों में लग जाती है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बहुत हाई लेवल की उनकी एनर्जी होती है, बहुत लॉयल होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं और उनसे सुबह से लेके शाम तक काम करवा लो, काम करने में भी कभी वो पीछे नहीं हटते। अ, उनका एनर्जी लेवल भी बहुत हाई होता है। 2 नंबर। 2 नंबर शांत होते हैं, क्रिएटिव बहुत होते हैं, अ, बैलेंस होते हैं वो भी, पार्टनरशिप उनके साथ बहुत अच्छी की जा सकती है। बहुत ही इमोशनल होते हैं, छोटी-छोटी बातों को दिल से लगा लेना, तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप दोस्ती भी करेंगे तो उनको यही रहेगा आप मुझे टाइम नहीं देते, आप मेरे साथ ज़्यादा मतलब स्पेंड नहीं करते, तो वो आपके साथ नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं अटेंशन चाहते हैं। लॉयल होते हैं, वो भी चाहते हैं कि जितनी लॉयल्टी वो दिखा रहे हैं, तो आप भी उनकी तरफ उतने ही लॉयल रहो। मतलब आप भी उनको उतना ही टाइम और उतना प्यार दो। तो एक्चुअली ये नंबर 2 नंबर वाले जो होते हैं, ये प्यार माँगते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक जा भी सकते हैं। वाओ! एंड नंबर 4। नंबर 4 भी थोड़ा-सा राहु का नंबर है, मिस्टीरियस है। अ, अगर ये बैलेंस चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा नंबर है, रिस्क लेने की इसमें पावर है। अपने अपनी क्योंकि केवल सिर है, तो अपने ही समझ से अपनी ही पसंद का काम करेगा, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। और इसको टेक्निकल चीज़ें करना, जोड़-तोड़ वाली चीज़ें हैं, आईटी की चीज़ें हैं, ये काम में माहिर होते हैं। एक जगह टिक के काम करना पसंद कम करते हैं, इन्हें जल्दी-जल्दी चेंज चाहिए होता है क्योंकि बोर जल्दी हो जाते हैं। एंड नंबर 6। 6 नंबर भी वीनस का है। प्रेम, मेन तो प्रेम ही है कि ऐसे नंबर्स वाले जो लोग होते हैं, ये भी क्रिएटिव होते हैं, ये भी इमोशनल ज़्यादा होते हैं, जिसके साथ रहेंगे, वो चाहते हैं कि वो भी उसी के साथ उतनी लॉयल्टी के साथ रहे। ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े ब्रांडेड चीज़ों का पसंद करते हैं, इन लोगों को थोड़ा परफ्यूम्स पसंद होते हैं, घूमना-फिरना बहुत पसंद होता है, सोशल होना बहुत पसंद होता है। कहीं अगर भीड़ में जाएँगे तो इन्हें लगता है कि मतलब सेंट्रल अट्रैक्शन बन के रहें। तो इस तरीके से 6 नंबर वाले लोग भी हाँ, मैं बोलती हूँ कि प्रेम ज़्यादा माँगते हैं और प्यारे भी होते हैं कि दूसरे से प्यार भी करेंगे तो पूरी लॉयल्टी के साथ करेंगे। और 8 नंबर। 8 नंबर बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अम, हार्ड वर्किंग होते हैं।
उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। उन्हें आप कितना भी हार्ड वर्क दे दो, वो उसमें लगे रहेंगे जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा। अगर 8 नंबर उनका बैलेंस है तो। अपनी फैमिली के लिए बहुत लॉयल होते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी रहती है, वो भी किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। जो काम करेंगी अपनी मर्ज़ी से करेंगी। लेकिन हाँ, ये है कि वो स्ट्रगल होती है लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारते, हार्ड वर्किंग करते रहते हैं। एंड बिफोर वी मूव हमारे फाइनल राउंड की तरफ दिस पॉडकास्ट का लास्ट रैपिड फायर मेरे को जानना है आपकी गुरु धारण करने की जर्नी के बारे में कि कैसे आपने दृष्टि प्राप्त की एंड वो जर्नी कैसे आप लाइक बैक। शायद मैं आज अगर हूँ यहाँ पर, तो उस विश्वास राधा रानी के नाम से ही हूँ और ये मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी कि मैं गुरु धारण करूँगी। ये उनकी कृपा हुई कि विहार पंचमी वाले दिन मैंने और पारस ने इकट्ठे बैठ के सोचा कि चलो लेते हैं और हमने गुरु धारण किया। गुरु धारण करने से एक तो चेंजेस मुझे ये नज़र आए अपनी लाइफ में कि अब ऐसा लगता है कि हम किसी के हो गए। जैसे एक छोटी-सा मैं उदाहरण देती हूँ कि एक रास्ते में गाय चल रही होती है, तो जिसके ऊपर ठप्पा नहीं होता, तो उसको कोई भी पकड़ के ले जाता है कि यार लावारिस है, कोई भी ले जाओ। लेकिन जब उसके ऊपर टैग लगा होता है, ये आपने देखा होगा वो कोई कुछ ना कुछ अपना टैग लगा देते हैं कान पे या अपना निशान छोड़ देते हैं। तो कोई भी जब उसको पकड़ने से पहले कहता है नहीं यार ये उनकी गाय है, इसको हाथ नहीं लगाना। तो आज हमारे ये जो हम चंदन लगाते हैं, ये हमारा सिंबल है कि अगर कल हमें कोई अगर हमारे प्राण निकल गए और हमें यमदूत लेने आते हैं, तो कहेंगे नहीं-नहीं ये उनके परिकर हैं, इनको हाथ नहीं लगाना, ये तो धाम जाएँगे। तो ये लगता है कि हाँ, आज हमारे सिर के ऊपर कोई है, तो हमें डर नहीं है। और वास्तव में जब से मैंने दीक्षा ली या जब से मैंने राधा नाम में आई, तो सरेंडर कर दिया। अब वो टेंशन, वो एक जो होता था कि हाय अब क्या होगा या अब फ्यूचर में क्या होगा, वो सब छोड़ दिया। वो बैठे हैं ना करने वाले, वो देख लेंगे अपने आप। तो वो टेंशन खत्म हो गई। जब आपके अंदर सरेंडर का भाव आ जाता है ना, फिर आपको टेंशन नहीं रहती। आज भी अगर मैं कोई हीलिंग करती हूँ या मैं कोई चार्ट बनाती हूँ, तो सबसे पहले राधा रानी का नाम लेती हूँ कि कोई अगर मेरे पास आया है, वो किसी ट्रस्ट के साथ आया है, तो आप इतनी अपनी कृपा बनाना कि उसको सारे सॉल्यूशन मिल सके या अगर वो प्रॉब्लम है, अगर हीलिंग कराने आया है, तो उसको आराम मिल सके। तो शायद ईश्वर की इतनी कृपा रही कि उनको आराम मिल जाता है। एंड आई होप जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हो वो इंस्पायर हो सके आपकी जर्नी से आपके एक तो इतनी प्यारी आपने जो काओ से लेके बहुत प्यारा एक नोशन है जिसको जो भी इससे इंस्पायर हो वो जी। भी गुरु धारण करता है बिल्कुल। एंड गुरु धारण तो बहुत बाद की बात है, अगर वो राधा नाम को समझ सके। मैं ये नहीं कहती कि आप राधा नाम नहीं जाइए, एक आप नाम को पकड़ लीजिए। वो भोलेनाथ का नाम हो सकता है, वो हनुमान जी का हो सकता किसी का भी। अगर जब आपने कोई एक नाम पकड़ लिया, तो समझो कि आप उनके हो गए, फिर वो आपके हो गए, फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो नाम का सहारा लेना ज़रूरी है। जी। let's move to our last and final segment जो बहुत exciting होता है मेरे लिए तो this is the rapid fire with the farmers sign और कौन सा नंबर आपको सबसे ज्यादा स्कैरी लगता है 1 नंबर तो नहीं बोलूँगी मैं, 2 नंबर बोलूँगी, एक 4 नंबर राहु का और एक 8 नंबर शनि का, क्योंकि ये सही चलते हैं तो राजा बना देते हैं और ये ही अगर नेगेटिव हो जाएँ तो धूल चटवा देते हैं। तो बहुत स्ट्रगल होता है, मैं देख रही हूँ ऐसे लोग सफ़र कर रहे हैं, जो राहु की दशा जिनकी चल रही है या राहु नीच का हो रखा है या जिनकी शनि की दशा है, बहुत सफ़र करते हैं, तो डर लगता है इन दोनों नंबर से। कौन सा नंबर जिसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी नंबर 1 बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, ये अपने आगे तो किसी को ठहरने ही नहीं देते और होता भी है, आप इनका ऑरा देखोगे अलग ही लेवल का मिलेगा। सामने इनका इनका बात करने का तरीका, इनका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल होगा, तो 1 नंबर मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप इसको बोल सकते हो। एंड सबसे ज्यादा डार्क एनर्जी कैरी पर्सन डार्क एनर्जी आप 7 नंबर को मान सकते हो क्योंकि मिस्टीरियस नंबर है, केतु का है। तो ये अपने आप में ही इनर उसमें रहता है, थॉट्स में। कहीं इतनी जल्दी अपने आप को ओपन नहीं करते
और आइसोलेट रहेंगे, इनके मन में क्या चल रहा है कुछ बताते नहीं हैं। तो ऐसे लोग जो अपने मन की बात नहीं बताते, उनसे थोड़ा डर लगता है। एंड अगर एक शब्द में अपनी जर्नी टैरो रीडिंग में फिर स्पिरिचुअलिटी में भी बतानी हो तो वो एक शब्द क्या हो? ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, हाँ, मेरी लाइफ थी कि कुछ भी हाथ से मिट्टी की तरह, रेत की तरह फिसल रहा था। उस समय ये लग रहा था कि जैसे पानी में एक इंसान डूबता है, तो तब ये था कि या तो अब तुम डूब जाओगे या किसी नाम का सहारा लेके आप उबर जाओगे। तो वो शायद मैंने अपने आप को सँभाला, मैं ऑकल्ट साइंस में आई, मैंने राधा नाम को पकड़ा। तो मुझे अपने ही अंदर पहले तो मुझे जो चेंजेस करने थे, जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन खुद मैंने अपने अंदर की प्रैक्टिस से, हीलिंग से, नाम जाप से, तो सबसे पहले मैंने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया, तभी तो मैं दूसरों के लिए हील कुछ कर पाऊँगी। तो हाँ, ऑकल्ट साइंस में आकर या टैरो या जो रेकी ने मुझे सँभाला और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। जो मेरी लाइफ़ में हुआ मुझे उससे लेसन मिला है, कोई रिग्रेट नहीं है, कुछ नहीं है क्योंकि शायद वो सब ना हुआ तो होता, तो आज मैं यहाँ ना होती। तो मेरी लाइफ़ में हाँ, एक सबसे बड़ा वर्ड आता है ट्रांसफ़ॉर्मेशन का। एंड क्लोजिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट लास्ट क्वेश्चन आपका खुद का एक बुटीक भी है जी। जी एंड आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन है जो एक बुटीक भी अभी अपने हाल ही में खुला है आपने खुद मेहनत से भी कर रहे हैं साथ में आप टारो भी करते हैं आप स्पिरिचुअलिटी भी कर रहे हैं एक मैसेज हर लेडी के लिए जो ये अभी पॉडकास्ट देखती हुई कि जिन्हें शायद खुद का भी कुछ करना है पर डरती है कि मतलब परमिशन नहीं मिलेगी या खुद का भी कुछ नहीं कर पाएंगी उनको अब एक मैसेज मोटिवेट करने के लिए जी। मैं सबके लिए पहले तो ये बोलूँगी कि आप पहले देखिए कि आपकी रुचि किसमें है, कि आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, क्या कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत बड़े लेवल से स्टार्ट करना है, आप घर में भी स्टार्ट कर सकती हैं। कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो घर में केवल 4 या 5 डिश बना के उन्होंने सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें डाला, धीरे-धीरे उनका काम चलना शुरू हुआ। आप कुछ भी कढ़ाई है, सिलाई है, आप आपको खाना अच्छा बनाना आता है या आप डांस अच्छा कर सकती हैं, तो आप देखिए कि आपकी रुचि किसमें है और एक बार निकल जाइए। करके तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? नहीं होगा सक्सेस तो बैठ जाएँगे घर पे। मैंने भी इस उम्र में आकर आज जो मैंने कभी सोचा नहीं था मैंने अपना बुटीक स्टार्ट किया है। चल रहा है, राधा रानी की कृपा है, चलेगा, चलेगा नहीं तो ठीक है, जो काम चल रहा है देखेंगे आगे। बट एक स्टार्ट करना, अपने कल आपके मन में ये मलाल ना रह जाए कि शायद मैंने किया होता तो आज मैं सक्सेस होती। तो एक बार ज़रूर करके देखिए, आपको खुद से अंदर आपको शांति मिलेगी और एक सैटिस्फैक्शन मिलेगा। थैंक यू सो मच इतना एक तो अच्छा मैसेज भी प्लस इतनी अच्छी इन डेप्थ और इंसाइटिव पॉडकास्ट के लिए भी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप हर कोई ना कोई मैसेज ले सके कम तो स्पिरिचुअलिटी इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द राधे राधे।